और अब हम आपको तरुण तेजपाल की 2 चिट्ठियां दिखाने जा रहे हैं। इनमें से एक चिट्ठी वो है जिसमें तरुण तेजपाल ने एक गलत फैसला होने और हालात का गलत मतलब निकाल लेने की बात की थी। ये वो चिट्ठी है जो तरुण तेजपाल मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को लिखकर 6 महीने के लिए प्रायश्चित यात्रा पर चले गए। आप ध्यान से इस चिट्ठी के एक एक शब्द को सुनिए, क्योंकि तरुण तेजपाल शब्दों के जादूगर हैं और तेजपाल की बातों का मतलब समझने की आज आप कोशिश कीजिए। प्रिय शोभा, पिछले कई दिन बहुत मुश्किल भरे रहे। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैंने परिस्थितियों का गलत आकलन कर लिया और एक गलत फैसला ले लिया, जिसकी वजह से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ये ऐसी घटना है जो हमारे उसूलों के खिलाफ जाती है। मैं पहले ही अपने दुर्व्यवहार के लिए संबंधित पत्रकार से बिना शर्त माफी मांग चुका हूं, लेकिन मुझे और पश्चाताप करने की जरूरत महसूस हो रही है। बुरे हालात में भी तहलका शुरू हुआ और मेरे और दूसरे कई लोगों के खून पसीने और मेहनत से आगे बढ़ा। इसने हमारे वक्त की कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी और हमेशा शोषित लोगों और समानता न्याय के पक्ष में रहा है। दुनिया भर में तहलका की आवाज सुनी गई। इसने नीतियां और धारणाएं बदल दी। इसने उन लोगों को रोशनी भरा रास्ता दिखाया जो सही चीजें करना चाहते हैं। खराब से खराब वक्त में मैंने तहलका और इसके पत्रकारों को सत्ता और संस्थाओं की मांगों से बचाकर रखा। मैंने हमेशा अपने हर पत्रकार को अभिव्यक्ति की आजादी दी है। किसी को वो करने को नहीं कहा गया जिस पर वो विश्वास न करता हो। मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि एक संस्था के रूप में तहलका और उसका काम व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक गलत निर्णय ने हमारे बड़े सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये तहलका और उसकी परंपरा से जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि पश्चाताप सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं हो सकता। मुझे प्रायश्चित करना होगा जिससे मैं अपनी कमियां ढूंढ सकूं। इसीलिए मैं तहलका के संपादक पद से खुद को अलग करने और अगले 6 महीने तक तहलका के ऑफिस नहीं आने की पेशकश करता हूं। शोभा, मैं तुमसे और मेरे दूसरे सहकर्मियों से भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर माफी मांगता हूं। मैं तहलका को तुम्हारे काबिल और सुरक्षित हाथों में छोड़ता हूं। माफी के साथ, तरुण। तो तरुण तेजपाल यहां पर कह रहे हैं कि ये एक छोटा सा एरर ऑफ जजमेंट था और हम ये कह रहे हैं कि ये बलात्कार करने की कोशिश थी। बलात्कार करने की कोशिश थी या फिर तरुण तेजपाल के हिसाब से एक छोटी सी भूल थी। फैसला आपको करना है, कानून को करना है, पुलिस को करना है। अब आपको तरुण तेजपाल की आज की वो चिट्ठी दिखाते हैं जो उन्होंने मामले के खुलासे के बाद आज लिखी है। छोटी चिट्ठी है। इसमें भी तरुण तेजपाल के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल तक सब कुछ कबूल करने वाले तेजपाल अब कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पुनर्विचार किया हो, उन्होंने कानूनी सलाह ली हो और उनके वकीलों ने अब उन्हें कुछ नई सलाहें दी हो। इसलिए आज की जो चिट्ठी है उसमें उनकी जो टोन है, उनके जो मिजाज है, वो कुछ बदले हुए हैं। अब वो सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मुझ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीवन के कुछ मौकों पर संपूर्ण सत्य और सम्मानजनक काम करने की जरूरत में विरोधाभास हो जाता है। इस केस में कष्ट इन तथ्यों से हो रहा है कि ऐसे कई करीबी लोग आपस में जुड़े हैं जो प्रोफेशनल और पर्सनल हैं। 4 दिनों में मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने जो कहा, मैंने वो सब करने की कोशिश की जिसकी सम्मानजनक मांग मुझसे की गई। मंगलवार को मैंने अपने कथित दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी थी, जैसा कि उस पत्रकार ने शोमा चौधरी के जरिए मुझसे कहा था। बुधवार को मैंने तहलका का संपादक पद छोड़ दिया और ऑफिस से खुद को दूर कर दिया। गुरुवार को मुझे पता चला कि शिकायत कमेटी बना दी गई है। मैंने पुलिस और दूसरी अथॉरिटीज को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है और इस घटना से जुड़े सभी तथ्यों को देखने की गुजारिश की है। मैं कमेटी और पुलिस से गुजारिश करता हूं कि वो सीसीटीवी फुटेज को देखें और सार्वजनिक करें, जिससे घटनाओं की वास्तविकता के बारे में सही पता चल सके। तरुण तेजपाल के केस में कार्रवाई के लिए अब राजनीतिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे नेता भी जाग गए हैं। आज तहलका के ऑफिस के बाहर बीजेपी के युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। और युवा मोर्चा की मांग है कि तरुण तेजपाल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मामले में अब विपक्ष कार्रवाई करने की लगातार मांग कर रहा है।
जो कानून आसाराम बापू के लिए वो उन पे लागू होना चाहिए। आसाराम को तो हमने ही खड़े होकर बंद कराया, तो उस पर जो लागू हो रहा है इन पर होना चाहिए। ये कौन बड़े भारी चीज है? व्यक्ति कौन है हमारी रुचि उसमें नहीं है, लेकिन जो सामान्य कानून की प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। अपने लिए एक नया अलग कानून बना लेना, एक व्यवस्था बना लेना, कोई प्राइवेट अरेंजमेंट हो जाए दो संपादकों का आपस के बीच में, और उस प्राइवेट अरेंजमेंट के तहत कहा कि जो इस तरह के गंभीर अपराध का दोष है उस दोष से अब आप मुक्त हो गए, ये तो कानून के साथ खिलवाड़ है, कानून का मजाक है। और यहां पर हम आपको बता दें कि अरुण जेटली न सिर्फ एक नेता है बल्कि एक जाने माने वकील भी हैं, और वो वकील की हैसियत से भी जरूर ये सलाह दे रहे होंगे। 16 दिसंबर के दिल्ली गैंग रेप केस के बाद एक उषा मेहरा कमीशन बनाया गया था, जिसने इस केस को लेकर कई बड़ी सिफारिशें की थी। उषा मेहरा दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज हैं। यौन शोषण और बलात्कार जैसे मामलों में जब कोई तरुण तेजपाल की तरह कानून को एक तरफ रख देता है और खुद ही सब कुछ तय करने लगता है, तब क्या रास्ता बचता है, ये जानना भी आज हम सबके लिए जरूरी है। इसलिए हमने आज जस्टिस उषा मेहरा से बात की। लड़की ने कंप्लेंट किया कि इस आदमी ने मेरे लिफ्ट में ये हरकतें की, जिसमें फिंगर टच किए, सब कुछ किया जो रेप की डेफिनेशन में कवर होता है। तो पुलिस इसके बेसिस पे अरेस्ट करेगी। जब आप अपने ऑफेंस को स्वीकार कर लेते हैं तो केस प्रूव हो गया। ये तो लड़की के बयानों को पुष्टि मिल रही है कि मेरे साथ ये हुआ, तभी करके तहलका के चीफ एडिटर ने रिजाइन किया। और इस मामले को लेकर ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर भी ढेरों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और क्या कह रहे हैं लोग ये हम आपको बताते हैं। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने लिखा है कि गृह मंत्रालय ने तहलका केस से जुड़ी सभी जानकारियां गोवा सरकार से मांगी हैं, और ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। अभिनेता अनुपम खेर लिखते हैं, और उन्होंने ये शोमा चौधरी पर लिखा है कि वाह, देश के लिए क्या काम किया है शोमा चौधरी। तरुण के पक्ष को नजरअंदाज किया और बिना शर्त माफी मांगने के लिए राजी किया। किरण बेदी लिखती हैं कि इस तरह से खुद से स्वीकार किया गया यौन शोषण का मामला अगर अमेरिका में होता तो आरोपी पहले ही जेल में होता। और इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि शोमा चौधरी इज ऑल्सो कल्पेबल। और यही बात हम भी लगातार आज उठा रहे हैं, और वो ये कि तरुण तेजपाल पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन इस देश को शोमा चौधरी के रोल के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि शोमा चौधरी ने इस पूरे मामले को पुलिस को रिपोर्ट करने से रोका, तमाम सबूत अपने कब्जे में रखे, तमाम जानकारियां अपने तक रखी, और आज भी ऐसा लगता है जैसे शोमा चौधरी तरुण तेजपाल की प्रवक्ता बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। खूनी पंजे वाले बयान पर नरेंद्र मोदी की सफाई चुनाव आयोग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक लड़की की जासूसी के कथित खुलासे में फंसे अमित शाह के पास भी अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है, और इसीलिए वो लगातार मीडिया के सवालों पर चुप है। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह के पास पार्टी पर लग रहे हर आरोप की सफाई है। मैंने राजनाथ सिंह से कल मुलाकात की उनके स्पेशल प्लेन में, और उस दौरान राजनाथ सिंह ने मुझे नरेंद्र मोदी के खूनी पंजे वाले बयान की सरल परिभाषा भी बताई, और ये भी समझाया कि अमित शाह की चुप्पी पर उनकी पार्टी क्यों पूरी तरह से संतुष्ट है। राजनाथ सिंह के ये सीधे जवाब आज आप भी सुनिए। देश में चुनावों का मौसम है, हर रोज नए नए विवाद सामने आ रहे हैं, हर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं, और मुद्दे उनके बीच में कहीं छुपते जा रहे हैं। आजकल नेताओं को पकड़ना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि इस देश के बड़े बड़े नेता या तो रैलियों में ऊंचे ऊंचे मंचों पर मिलते हैं, और या फिर आजकल हवा में मिलते हैं। तो आज हमारे साथ हैं बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, जिनसे बात करने के लिए आज हम भी इस वक्त हवा में हैं, क्योंकि जमीन पर इस वक्त राजनाथ सिंह जी को पकड़ना बेहद मुश्किल है। राजनाथ सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ मौत का सौदागर का बयान है, दूसरी तरफ खूनी पंजे का बयान है। खूनी पंजे का जो बयान है, क्या उसका आप समर्थन करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। अब खूनी पंजे का जहां तक सवाल है,
जब से कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आई है और उसी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद जितनी तेजी से बढ़ा है, जन सामान्य अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वैसी सूरत में कांग्रेस पार्टी के एक सिंबल के लिए उन्होंने कहा है, किसी व्यक्ति विशेष को, खूनी व्यक्ति किसी को नहीं कहा है, बल्कि उस सिंबल को कहा है। जैसे कभी कभी किसी एडजेक्टिव्स का प्रयोग कभी लोग कर दिया करते हैं, किसी चीज को माने कोई चीज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई भाव, तो वैसे ही इसको इसे माना जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर उन्होंने आक्षेप नहीं लगाया है जी। तो फिर अगर आप खूनी पंजे को जस्टिफाई कर सकते हैं तो राहुल गांधी के उस बयान को भी जस्टिफाई कर सकते हैं जो उन्होंने इंदौर में दिया था मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में, जिस पर आपने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। किसी सांसद को इंटेलिजेंस की जानकारी कैसे प्राप्त हुई है, मैं यह जानना चाहता हूं। कैसे इंटेलिजेंस के अफसर ने सीधे केवल एक जो सांसद हो, अनऑफिशियल पोस्ट है, गैर सरकारी पद है, ऐसे व्यक्ति को कैसे इतनी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है? तो खूनी पंजे को आप सही मानते हैं कि या आपको ऐसा लगता है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ, या मोदी जी को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था? नहीं, मैं समझता हूं कि इसको लेकर किसी की भावनाएं नहीं आहत हुई हैं। वो एक सिंबल के लिए उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया है। जी राजनाथ जी, अभी जो लेटेस्ट जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो है अमित शाह को लेकर, जो टेप सामने आई है और जिसमें ये कहा गया कि एक महिला की जासूसी करवाई जा रही थी, और उसमें अमित शाह बाकायदा ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि साहिब के आदेश पर ऐसा हो रहा है। अब वो साहिब कौन है और कैसे एक राज्य के गृह मंत्री, वो भी गुजरात के, ऐसा काम कर सकते हैं? सुधीर जी, मैं समझता हूं कि इस लड़की के पिता का बयान आ जाने के बाद, उसका पत्र जो है पब्लिक हो जाने के बाद, यह विषय अब शेष नहीं बचता जिस पर कि कोई बहस हो, कोई चर्चा हो। और मैं समझता हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री है, यदि कोई पिता अपने परिवार की इज्जत आबरू के लिए अथवा किसी प्रकार का कोई संकट पैदा होता है, उसके लिए राज्य सरकार से यदि संरक्षण मांगता है तो संरक्षण देना ये कोई अपराध नहीं है। अगर आप वो पूरे टेप सुने राजनाथ जी, तो उससे ये समझ में आता है कि ये सुरक्षा नहीं है, ये स्नूपिंग थी, ये जासूसी थी। वो लड़की किस लड़के से मिल रही है, कहाँ जा रही है, कौन उसके साथ इस वक्त है, शॉपिंग किसके साथ कर रही है, अगर वो फ्लाइट में बैठ रही है तो वो कहते हैं कि इसमें पुलिस वाला साथ में बैठा दीजिए। और जिस तरह की क्वेरीज अमित शाह कर रहे हैं सिंघल से, जो कि IPS अधिकारी हैं, उससे कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये सुरक्षा का मामला है, ये जासूसी का मामला है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में जो भी सवाल पूछे जाने चाहिए, अब तो सचमुच उसके पिताजी से पूछे जाने चाहिए। उसके पिताजी ने सारी चीजों को पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है। इस पर आगे बहस की कोई गुंजाइश शेष बचती ही नहीं है। अमित शाह से क्यों नहीं सवाल पूछना चाहिए? क्योंकि उन्होंने पूरा सरकारी तंत्र लगाया, इतने सारे पुलिस वाले। सब सरकारी तंत्र नहीं लगाया, जो कुछ भी आवश्यक समझा उस समय किया होगा। आप प्रदीप शर्मा का जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लेकिन हैरेसमेंट किसी का हुआ हो ऐसा नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। नहीं तो अभी तक किसी न किसी का बयान आ गया होता। इस मामले ने जिस तरीके से तूल पकड़ा है, कि आपको लगता है कि आपका इतना सब बहुत अच्छा चल रहा था? मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस तरीके से चरित्र हनन की सीमा तक नहीं जाना चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी इस और मैं देख रहा हूं कि बराबर जिसको हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया है श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, सत्ता पक्ष के द्वारा बराबर इसी तरह के प्रकार के जो है प्रहार किए जा रहे हैं। इस समय कांग्रेस की सरकार और जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, सब जैसे लगता है कि एकदम बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए, हताशा की स्थिति में हो, और इस प्रकार की हरकतें बराबर जो है की जा रही है। आपकी सलाह होगी अमित शाह को कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और उन्हें देश के सामने सवालों के जवाब देने चाहिए? क्यों चुप्पी तोड़ें? अनावश्यक विवाद में क्यों पड़े? ये चुनाव का समय है और बराबर जो है अटेंशन देश की जनता का अपनी विफलताओं से डाइवर्ट करने की कांग्रेस के द्वारा भरपूर कोशिश की जाएगी। हम उसको और बोलकर क्यों आगे बढ़ाएं? राजा जी, चुप्पी साधे ही रहना जो है ठीक है। कांग्रेस को जितने आरोप लगाने हैं वो लगा ले। आपकी तरफ से अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट है? आप क्लीन चिट देते हैं? हाँ, मैं अपनी पूरी जो भी जानकारी मुझे हासिल है उस आधार पर मैं पूरी तरह से क्लीन चिट देता हूँ। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर। आपको लगता है कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए इन नए आरोपों के बाद? कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पुनर्विचार का प्रश्न क्या? जो फैसला लिया है तो लिया है। हमारे यहाँ पुनर्विचार नहीं होता ऐसी चीजों पर। जब हम जान रहे हैं कि सारे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, निराधार है,
और इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे आरोप, इससे भी गंभीर आरोप आगे भी सत्ताधारी दल के द्वारा लगाए जा सकते हैं। इस संभावना को भी मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन देश सच्चाई को अच्छी तरह समझता है। वह जानता है कि नरेंद्र मोदी का चरित्र कैसा है, नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाई है गुजरात में, इससे सारा देश वाकिफ है। तो इसमें और भी बहुत बड़े बड़े सवाल मैंने राजनाथ सिंह से पूछे हैं और ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे भारत भाग्य विधाता में। यहां पर मैंने राजनाथ सिंह से ये भी पूछा कि क्या उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना जल्दी प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। क्या जवाब था उनका, ये भी आप सुन सकते हैं आज रात 10 बजे। और अब आम आदमी पार्टी के दामन पर लग रहे दागों की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। आज उस स्टिंग ऑपरेशन में फंसे नेताओं को आम आदमी पार्टी ने क्लीन चिट दे दी। आम आदमी पार्टी ने आज 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो स्टिंग में फंसे अपने नेताओं पर नहीं, बल्कि स्टिंग करने वाली वेबसाइट और इसे दिखाने वाले टीवी चैनलों पर केस दर्ज करेगी। आपको याद दिला दें कि जी न्यूज ने स्टिंग को नहीं दिखाया था और कल डीएनए में ही मैंने ही आपसे ये कहा था कि अभी स्टिंग की पुष्टि हम नहीं कर सकते। हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम आपको ये बता पाएं कि ये स्टिंग सही है या गलत। लेकिन आज हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि स्टिंग में अगर ये स्टिंग अधूरा भी है तो कुछ बातें ऐसी सामने जरूर आई हैं जिन पर लोगों को विचार करना चाहिए। स्टिंग हमने नहीं दिखाया क्योंकि इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर सकते थे। स्टिंग में कौन सच्चा है कौन झूठा है यहां हम ये नहीं कह सकते। हो सकता है इस मामले में किसी को सजा ना हो क्योंकि कानूनी रूप से इसमें कोई अपराध ना किया गया हो। लेकिन जनता के मन की अदालत में आम आदमी पार्टी पर बहुत सी उंगलियां उठ चुकी हैं क्योंकि ये पार्टी आदर्शों की दुहाई देकर बनी थी। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता हर मंच पर दूसरी पार्टी के नेताओं को चोर कहते थे, दूसरी पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट कहते थे, तमाम सिस्टम को बुरा कहते थे। लेकिन आज अपने बारे में वो क्या कहेंगे ये आप देखिए। वक्त सुबह 11 बजे। 11 बज गए हैं। अभी तक अनुरंजन झा जी की तरफ से ना तो कोई टेप दिखाए गए हैं, ना ही हमारी ईमेल का जवाब दिया गया है। वक्त दोपहर करीब 4 बजे। सीडी में लगाए गए बड़े बड़े आरोपों और इस सीडी में दिए गए प्रमाण, इनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं। कल आम आदमी पार्टी के 8 नेताओं पर आरोपों वाला स्टिंग ऑपरेशन सामने आया और आज आप पार्टी ने सभी नेताओं को क्लीन चिट दे दी। हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इस सीडी को इस अवस्था में इतनी 1 घंटे की सीडी के आधार पर निष्कर्ष निकाल के किसी हमारे उम्मीदवार के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई करना नेचुरल जस्टिस, जो एक न्यूनतम न्याय की मांग है, उसके विरुद्ध होगा। हम ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकते। हमारी ये राय बनी है कि ये सीडी शरारतपूर्ण है, किसी एक राजनीतिक साजिश के तहत बनी है और हम इसका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि आपने स्टिंग ऑपरेशन की रॉ फुटेज मांगी थी, जिसके लिए स्टिंग करने वाली वेबसाइट मीडिया सरकार ने मना कर दिया था। जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, कोई टेप कहां किसी मीडिया हाउस को दिया जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि सारे मीडिया हाउस भी आए हमारे पास, आके वो टेप्स देखें और फैसला लें। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मुझे आप दे दीजिए, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मीडिया सरकार के इनकार के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया कि स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है। स्टिंग में आरके पुरम के आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाजिया इल्मी धरना प्रदर्शन के लिए डील करती हुई दिख रही हैं। आपके नेताओं के मुताबिक शाजिया इल्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब शाजिया इल्मी अपने मुंह से 1000 शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। उसके तुरंत बाद सेंटेंस है कि 10 हम दे देंगे चेक में, उसके बाकी हम कैश में देंगे। जाहिर है 1000 की बात हो रही है। वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो कि बहुत डैमेजिंग हो सकता था, उसकी ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि स्टिंग ऑपरेशन उनको बदनाम करने के लिए किया गया है और अब वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हैं। हमारी ये राय बनी है कि ये सीडी शरारतपूर्ण है,
किसी एक राजनीतिक साजिश के तहत बनी है और हम इसका विरोध करते हैं। चूंकि ये शरारतपूर्ण है, राजनीतिक साजिश के तहत है, यही नहीं, ये कानून, पत्रकारिता की मर्यादा और चुनाव की आचार संहिता तीनों के खिलाफ है। हो सकता है आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो सही हो, लेकिन यहां पर एक सवाल है आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि अगर ये स्टिंग किसी और पार्टी के नेताओं पर हुआ होता तब आम आदमी पार्टी का यही रवैया होता? क्या तब भी वो ऐसे ही क्लीन चिट देते किसी और पार्टी के नेताओं को? और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं के लिए एक बेंचमार्क सेट किया था, कुछ आदर्श सेट किए थे जो कि बाकी तमाम नेताओं से कहीं ज्यादा ऊपर थे। ये स्टिंग मैंने पूरा देखा, पूरी फुटेज देखी। हो सकता है स्टिंग में कोई अपराध सामने ना आया हो, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो बेंचमार्क खुद आम आदमी पार्टी ने अपने लिए सेट किए थे, उन आदर्शों से वो कुछ नीचे गिर गए। डीएनए में आज इतना ही। जाते जाते आज के दिन से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। आज 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें स्नाइपर राइफल से गोली मारी गई थी। और आज 1997 में भारत की डायना हिडन को मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। डायना इसे जीतने वाली भारत की तीसरी महिला थी।